नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो का जो मौर्योत्तर काल से आपका टॉपिक था मौर्योत्तर काल, उसके बाद की स्थिति, भारत में क्या क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे, उसके बारे में हमने जाना। उससे हमने 5 MCQ आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम गुप्त काल के बारे में दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं। इसमें गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इसके शासक कौन कौन से थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनका प्रशासन कैसा था, धर्म किस धर्म को मानने वाले थे। और हम देखेंगे साइंस के बारे में यहाँ पे, और इनके शासकों के बारे में, कौन से शासक ने कितने वर्ष तक शासन किया, इन्होंने कौन सी उपाधियाँ धारण किया। और उसके बाद में कुछ चैप्टर के लास्ट में हम यहाँ पे 5 MCQ को देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका कि आपको आंसर इस कमेंट बॉक्स में बताना है हमको। ठीक है। इससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए। ये क्लास 6 का SCERT का बुक है। आपके घर में कोई पढ़ता होगा, आसपास कोई पढ़ता होगा, उसको बताइए। यूट्यूब पर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और ये वीडियो दोस्तों BPSC शिक्षक भर्ती आपका जो 2.0 है, ठीक है, वो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने है, अक्टूबर तक लास्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए और माध्यमिक लेवल के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इतिहास, हिस्ट्री, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सभी को ये देखना चाहिए वीडियो मेरे हिसाब से। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, देवभूत, वासुदेव या सिमुक? तो सही आंसर है दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था ये शुंग वंश का संस्थापक था। ये मौर्य शासनकाल में सेनापति था। और लास्ट जो शासक थे बृहद्रथ, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। उसकी हत्या करके शुंग वंश ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 2, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो शुंग वंश के बाद जो शासन किया था दोस्तों, आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये है आपके कन्नो वंश। कौन से वंश? कन्नो। क्वेश्चन नंबर 3, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? जो कि इस महान उपलब्धि बताई जाती है, जो कि भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन थे दोस्तों? रुद्रदामन, सुशर्मन, सिमुक या कनिष्क? ये था दोस्तों कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और इन्हीं के समय में, अभी चलिए क्वेश्चन अभी लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या शुंग वंश? सही आंसर है दोस्तों कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण। क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर पुष्यमित्र शुंग? ये था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी अशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी कालाशोक, इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत हुई तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके हमने महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बता दिया है। राज्य ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ कहाँ के आयोजित हुई थी तो पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट बना दी गई है, जा करके उसको आप देख लीजिए। अब आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 9। ठीक है, गुप्त काल। क्या नाम है? गुप्त काल। यहाँ पे दिल्ली में एक है मेहरौली स्तंभ, ये भी पूछा जाएगा। दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है इसमें। जैसे चंद्रगुप्त, तो चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त द्वितीय। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद, कितना साल बीत गया?
1600 साल, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि गुप्त काल के उन्नत प्रौद्योगिकी अवस्था का पता चलता है कि उन्हीं के उस समय में भी टेक्नोलॉजी बहुत ही अपने उच्च पैमाने पर था। कुषाण के बाद एक नए वंश का उदय हुआ, ये था राजवंश, गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के लगभग कब स्थापित हुआ था? 319-20 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग कितने समय तक शासन किया? 200 वर्षों तक। कब तक? 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को क्या किया? मजबूत कर लिया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित किया। गुप्त शासकों ने क्या किया? व्यापार किया, साहित्य में रुचि रखी, कला में था, स्थापत्य कला, चीज़ों को नई नई चीज़ों को बनवाना, विज्ञान में भी रुचि थी। आगे भी पूरे चैप्टर के बारे में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तकनीक क्षेत्र में विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। व्यापार अच्छे में था, साहित्य इसमें अच्छे अच्छे साहित्य लिखे गए, कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, स्थापत्य नई नई चीज़ों की बनावट, जैसे देख लीजिए मेहरौली स्तंभ हो गया, और सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो इस प्रकार जब सभी चीज़ों से धन धान्य से पूर्ण होता, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, तो क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। ये आपका साहित्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ इसमें दोस्तों गुप्त काल में, और इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, अधिकतर इसी के लिए। अब देखिए गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त। और द्वितीय शासक कौन थे? घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। ये दोनों ही शासक कैसे थे? प्रभावहीन थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जो प्रथम शक्तिशाली शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने किसकी उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। किसने चलाया था? गुप्त संवत। इसकी रानी का क्या नाम था? कुमार देवी। इनकी शादी जो हुई थी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी से थी। वैवाहिक संबंध गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दोस्तों राजाओं की चालाकी थी। जैसे हम ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और दूसरा राज्य कमज़ोर है या पावरफुल भी है, तो उससे हम क्या कर लेते थे? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, जिससे वो भी राज्य हमारे अंडर में आ जाता था। तो ये एक तरीके से क्या था? ये सत्ता की विस्तार होती थी इससे। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि उसने जितने भी युद्ध लड़े वो पूरी के पूरे जीता था। और पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है? नेपोलियन से किया। किससे किया है? नेपोलियन से किया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। उसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपकर या कर प्राप्त करता था। उसके बाद उनको मुक्त तो कर दिया, लेकिन शासन का जो एक मेन थीम था ये इसी के पास था, यानी कि जो टैक्स अगर हमको दोगे तभी तुम सुरक्षित रहोगे, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर फिर आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार सर्वस्व था किसका? समुद्रगुप्त का। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ, जो भी भगवान रामचंद्र जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ, उसने ये भी किया था। तो अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया था। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कीजिएगा। कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन, जो कि इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था?
हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे और भी छिपा हुआ है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। या ये भी पूछा जा सकता है कि हरिसेन किस गुप्त शासक के या किस शासक के दरबार में रहते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कंफ्यूज करने का ही आयोग का मेन मकसद होता है आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, आपको सूचना देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। नहीं तो बुक तो आप ऐसे किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम के जाना जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि को इसने धारण किया था। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे, कौन शक शासन कर रहे थे 400 वर्षों से, उसको क्या कर दिया? हरा दिया इन्होंने। क्या कर दिया? हरा दिया। और इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की। अब कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कौन गद्दी पर बैठे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे और स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य हूणों ने आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? हूणों ने। और हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे, यानी कि एकदम निर्दयी थे, इनकी बात सभ्यता नहीं थी या किसी चीज़ को समझते नहीं थे, इनको हर हाल में विजय ही चाहिए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों कि किसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लुसेंट में भी दिया गया है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? हूणों ने। और हूण कौन थे? ये मध्य एशिया से रिलेटेड थे, क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। लेकिन स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को क्या कर दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? उनको भगा दिया। और स्कंदगुप्त ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसको नोट कीजिएगा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, यानी कि जो ये बूढ़ी हो चुकी थी उसमें एक नई जान फूंक दिया। किसने? स्कंदगुप्त ने। और ये झील फिर से हरी भरी हो गई। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक जो थे हूणों का प्रहार नहीं रोक पाए और बुद्धगुप्त के समय क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? गुप्त वंश का अंत हो गया। प्रशासन कैसा था इनका दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। ठीक है, तो अमात्य किसे कहा जाता था? मंत्रिपरिषद को। किसको? मंत्रिपरिषद को। गुप्त साम्राज्य भुक्ति को क्या कहते हैं? प्रांत। इसमें विभाजित था ताकि शासन कैसे चलाया जा सके, सुगमतापूर्वक चलाया जा सके। और प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? उपरीक। क्या कहते थे? उपरीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? उपरीक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। क्या दिया जाता था? जो राज्य के अधिकारी लोग थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में जमीन दे दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया और सामान्यतया कुल उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था? 1/6, यानी कि 6 बोरी गेहूँ पैदा होगा तो आपको 1 बोरी टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इनका धर्म कैसा था? तो गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। किस धर्म के? भगवान विष्णु को मानने वाले थे। परम भागवत की उपाधि धारण किया था गुप्त शासकों ने। और उनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। क्या था? गरुड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त वंश के शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है,
गुप्त साम्राज्य की क्या क्या उपलब्धियां थी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था। तो साम्राज्य था, उसके अंदर भुक्ति थे, कई प्रांत थे। जैसे एक देश है भारत, उसके अंदर प्रांत हैं 28, और फिर उसको प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिसे विषय भी कहते हैं। फिर विथि, विथि किसको कहते हैं, ग्रामों के समूह को विथि कहते थे। और फिर जिसको आज ब्लॉक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ब्लॉक। और फिर वो छोटे छोटे ग्रामों में बटे हुए थे। ठीक है, तो सबसे निचली इकाई क्या थी, ग्राम थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। संगीत, इन लोगों को संगीत प्रेमी माना गया। ठीक है, स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना दोस्तों दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है, देवगढ़ झांसी में। ठीक है, तो संगीत, गुप्त सम्राट जो थे वो संगीत के प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। कला, इसमें स्थापत्य कला यानी कि ये स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की परंपरा, चित्रकला, ये इस युग की देन है। इसीलिए स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों इस युग को, इसीलिए कहा जाता है। इन सब चीज़ों में ये लोग परिपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया। भूमरा नामक स्थान पर, कहाँ पे, भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा मिला है और शिवलिंग ही बचे हुए हैं। यानी कि इन सब का निर्माण किसने करवाया था, गुप्त शासकों ने। और गुप्तकालीन मंदिर, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों दशावतार का मंदिर। ठीक है, देवगढ़, कहाँ पे, देवगढ़ झांसी में। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन सभी धर्मों से संबंधित हैं। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों से रिलेटेड क्या बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ, सफ़ेद बलुआ पत्थर से। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं उसको जरूर मार्क करूँगा। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर के स्तंभ, खंभे। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसके पास ही क्या स्थित है, अजंता की गुफाएं। क्या हैं, अजंता की गुफाएं। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन के संबंधित घटनाओं का चित्रांकन। ठीक है, भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे उसको क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। क्या कहते थे, भित्ति चित्र। इन चित्रों के रंग आज भी वैसे हैं जैसे प्रारंभ में थे, यानी कि उस समय जैसे बनाए गए थे वैसे आज भी ये बने हुए हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ना तो इस पर धूल जमी, ना तो इस पर धूप लगा सन, या ना तो इस पर बारिश हुआ। किसी कारण से जब इस पर प्रभाव नहीं पड़ा तो जैसे पहले थे वैसे आज भी है। क्यों, क्योंकि ये गुफाओं में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुफाओं में। साहित्य कैसे थी, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे, नवरत्न। इन नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कौन थे, कालिदास। तो कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमारसंभम, मालविकाग्निमित्रम, ये भी है, मालविकाग्निमित्रम ये भी है। इसी काल में शूद्रक भी रहते थे। ठीक है, तो मृच्छकटिकम की रचना किया था, किसकी, मृच्छकटिकम। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी, पुराणों की रचना। 18 पुराण हैं दोस्तों। कितने पुराण हैं, 18। तो इन सब की रचना कब प्रारंभ हुई थी, इसी गुप्त शासन काल में ही आरंभ हुई थी। तथा पंचतंत्र की रचना की गई। ठीक है,
पंचतंत्र की रचना की, जिसमें कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। क्या देती हैं? सूझबूझ की जानकारी देती हैं, उनकी जानकारी को और बढ़ाती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। कब? इसी समय, गुप्त शासन काल में ही। इसीलिए स्वर्णकाल कहा जाता है इसको, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है इसको। विज्ञान, इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया? आर्यभट्ट। तो भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है, सैंपल है, जो कि क्या है, इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। और ये मेहरौली स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। बाराहमिहिर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कौन? बाराहमिहिर। एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि जमीन से सभी चीज़ों को चिपकाए रहती है। ठीक है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे क्यों आती है? ये सर्वप्रथम किसने बताया था? बाराहमिहिर ने बताया था। किसने बताया था? बाराहमिहिर ने। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसका पूरा श्रेय कौन ले गए? न्यूटन। कौन ले गए? न्यूटन। जब उनके सिर पर सेब गिरा था, ठीक है, जमीन, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सर पर टपक से गिरा सेब। क्या गिरा? सेब। तो फिर उन्होंने भी ऐसे दिमाग लगाया कि हाँ, कोई चीज़ है जो कि पृथ्वी पर ही गिरती है। कोई वस्तु ऊपर फेंकोगे तो नीचे क्यों आती है? इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आती है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो विदेशी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इसमें प्रजा सुखी थी, धनी थी, लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे, धर्मशालाएं बनाई गई थी, उसमें पूरी व्यवस्था थी, चोरी का नामो निशान नहीं था, देश में शांति थी, राजा प्रजा के प्रति सम्मान रखती थी और प्रजा राजा के प्रति, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति क्या करते थे? आदर और सम्मान का भाव रखते थे। तभी तो देश चलेगा, तभी शासन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलेगा। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। क्या देखा? एक बहुत बड़े स्तर पर एक चिकित्सालय देखा जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता था और उसमें रोगियों की मुफ्त दवा और भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं। जहाँ दीन दुखियों की मदद व अपाहिजों की सेवा की जाती थी। बताइए, धन धान्य से पूर्ण, एकदम किसी चीज़ की कमी नहीं। दीन दुखियों की सेवा हो रही है, अपाहिजों की सेवा हो रही है। साइंटिस्ट अपने उल्लेख कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का वो प्रमाण प्रस्तुत किए। बाराहमिहिर भी थे। सब कुछ इसमें परिपूर्ण था दोस्तों, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग दानी थे, दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वह अहिंसक थे, सत्यवादी थे, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करते थे, सदा सत्य बोलते थे। लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। लहसुन प्याज आज भारत में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। शराब का भी सेवन किया जाता है। ठीक है, तो लहसुन प्याज को जो खाने का उद्देश्य नहीं है वो क्या है? ये लहसुन प्याज खाने से जो हमारी स्थिति है वो कैसी हो जाती है? गुस्सैल प्रवृत्ति की हो जाती है। कैसी हो जाती है? गुस्सैल प्रवृत्ति की हो जाती है। गुप्त वंश किसने कितने वर्ष तक शासन किया था? लगभग 319 BC से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, ठीक है, 16 वर्ष तक शासन किया। फिर समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईसा पूर्व तक 40 साल शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक
39 साल शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम 414 से 455 41 साल शासन किया। तो सबसे अधिक शासन किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त ने 455 से 465 10 वर्ष शासन किया। और अंतिम शासक कौन थे? बुद्धगुप्त थे। कौन थे? बुद्धगुप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक ने गुप्त काल में सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया? तो किसने किया था? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त। अब गुप्त शासन काल से रिलेटेड 5 MCQ को हम यहाँ पे देखेंगे और इसको आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है दोस्तों ये। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जो मैं कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त शासकों में किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर कुमारगुप्त ने? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन, शूद्रक, विशाखदत्त या कल्हड़? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया था? शूद्रक ने, समुद्रगुप्त ने, विशाखदत्त ने या कालिदास ने? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने आपको बताया है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस गुप्त शासक को बीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो ये था दोस्तों आपके बीच में 5 MCQ। इस चैप्टर से गुप्त काल से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में बहुत जल्द। ये दोस्तों आपका BPSC शिक्षक भर्ती के लिए या SC/RT का ये बुक है दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाहे PCS का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, UPSSC के लिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती का जूनियर लेवल, माध्यमिक स्तर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतिहास दोस्तों तो सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको दोस्तों आपको पढ़ना है। और जो हमने आपसे 5 MCQ पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरतमंद के पास इसको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।